नासा का प्लान है कि मार्स पर इंसानों को भेजने से पहले चांद पर एक बेस बनाई जाएगी ताकि मार्स तक पहुंचने का प्रोसेस छोटा हो जाए। स्पेस एक्स के फाउंडर एलोन मस्क मार्स पर जाने की रेस को अपने नाम करना चाहते हैं। इसके अलावा यूरोपियन और रशियन स्पेस एजेंसी भी इंसानों को स्पेस पर भेजने की बातें करती हैं, लेकिन मार्स के हार एटमॉस्फेयर में जाने के बाद वहां इंसान जिंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि जमीन के बरक्स मार्स में जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत ऑक्सीजन मौजूद ही नहीं है। नासा ने मार्स पर ऑक्सीजन बनाने का किया तरीका निकाला है और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिस तरीके से ऑक्सीजन बनाता है वो तरीका मार्स पर काम क्यों नहीं कर पाएगा। मोहम्मद हसन की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, इंसानों की मार्स पर रहने की ख्वाहिश के पीछे ढेर सारी वजूहात हैं, जिनमें साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और स्पेस क्यूरियोसिटी का फैक्टर तो है ही, लेकिन बीच में एक मजबूरी या खौफ भी है। वो ये कि जमीन पर किसी आफत की वजह से कहीं इंसानों की नस्ल खत्म ही ना हो जाए, जैसा कि 6.5 करोड़ साल पहले हमारी दुनिया से डायनासोरस का खात्मा हुआ था, और ऐसा मुमकिन भी है, जिसकी एक मिसाल हम जमीन पर क्लाइमेट बदलने की सूरत में देख रहे हैं। यही शायद सबसे बड़ी वजह है कि आने वाले वक्त में कोई न कोई मार्स का नील आर्मस्ट्रॉन्ग बनेगा। एक तरफ एलोन मस्क ने पहले 2026 में मार्स को लॉन्च करने का इरादा किया था, लेकिन अब उनकी जानिब से 2029 की प्रेडिक्शन की गई है। You've slightly put back the expected date to put the first human on Mars till 2029, I want to say. Yeah, I mean, let's see. I mean, we have built a production system for Starship, so we're making a lot of ships and boosters. दूसरी तरफ नासा ने भी 2030 तक इंसानों को मार्स पर लैंड कराने का इरादा किया है, पर सवाल ये नहीं है कि कौन पहले मार्स पर जाएगा। सवाल ये है कि इंसान मार्स पर जाने के बाद जिंदा कैसे रह पाएंगे। बेशक मार्स की कई सारी प्रॉपर्टीज जमीन के जैसी हैं, जैसा कि मार्स का एक दिन, जिसको मार्शियन डे या सिविल भी कहा जाता है, इसकी लंबाई जमीन के मुकाबले में सिर्फ 39 मिनट ज्यादा है। वहाँ भी मुख्तलिफ मौसम हैं और जमीन पर भी। इसके अलावा जमीन के पोल्स पर भी आइस कैप है और मार्स के पोल्स पर भी। जमीन पर भी एटमॉस्फेयर है, जबकि मार्स पर पतला ही सही पर एटमॉस्फेयर जरूर है। लेकिन एक चीज जो मार्स पर इंसानों के रहने के लिए बिल्कुल नाकाफी है, वो है ऑक्सीजन। तो आखिर मार्स पर ये ऑक्सीजन गैस कैसे बनाई जाएगी, वो भी एक दो लोगों के लिए नहीं, बल्कि मार्स की एक पूरी कॉलोनी को आबाद रखने के लिए। एक्सट्रीम मामलात में इंसानों को जिंदा रखने की बात की जाए तो सबसे पहले ख्याल आता है ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। इसको आज स्पेस की हार्श कंडीशन में 25 साल गुजर चुके हैं और अभी तक ये लगातार इंसानों को ऑक्सीजन और फ्रेश पानी बनाकर देता रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 4 से 5 एस्ट्रोनॉट्स हर वक्त मौजूद रहते हैं, जिनकी रोजाना पानी की रिक्वायरमेंट कम से कम भी 45 लीटर है, यानी महीने की 1350 और साल की 16,200 लीटर। इसके अलावा IS पर 1000 kg ऑक्सीजन गैस सालाना इस्तेमाल होती है। इतना ज्यादा पानी और ऑक्सीजन जमीन से 400 किलोमीटर दूर स्पेस में कैसे बनाया जाता है। इस काम के लिए ISS में 2 सिस्टम्स लगे हुए हैं। एक है वाटर रिक्लेमेशन सिस्टम WRS और दूसरा है ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम यानी OGS। ये दोनों सिस्टम हम मार्स पर क्यों नहीं लगा सकते, ये समझने के लिए हमें पहले जानना होगा कि ये सिस्टम काम कैसे करते हैं। वाटर रजिस्ट्रेशन सिस्टम ह्यूमन वेस्ट यानी यूरेन, पसीना और पानी का इखराज को लिकेट करता है और फिर इसको साफ करके वापस से पीने के काबिल बना देता है। डगलास बिलाक ने एक मौके पर कहा था कि हमारी कल की काफी से ही अगले दिन की काफी बनती है। WRS सिस्टम ISS में पहले से मौजूद पानी को प्योरीफाई करके दोबारा से इस्तेमाल के काबिल बना देता है और इस तरह 98% पानी ज़ाय होने से बच जाता है। इसके बराबर में है ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम। ये सिस्टम WRS से थोड़ा सा पानी लेता है और फिर इसको एक खास प्रोसेस से गुजार कर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बनाता है। ये सिंपल प्रोसेस हमने 5वीं क्लास में पढ़ा था, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। पानी में से इलेक्ट्रिकल करंट को गुजारा जाता है, जिससे पानी ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस में बदल जाता है।
ऑक्सीजन गैस को सांस लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन तो बहुत ही खतरनाक और इनफ्लेमेबल गैस है जो पूरे ISS को सेकंडों में जलाकर फायरबॉल बना सकती है। इस हाइड्रोजन गैस को ज़ाय नहीं किया जाता बल्कि इसको एक और सिस्टम में डाला जाता है जिसको सौर सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम ISS में मौजूद इस टोनूर के वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को जमा करके इसको हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाकर इसमें से पानी मीथेन गैस और थोड़ी सी गर्माइश बनाता है। पानी को वापस से इस्तेमाल में लाया जाता है। गर्माइश को हेट मैनेजमेंट सिस्टम में डाल दिया जाता है, लेकिन मीथेन गैस जिसकी जमीन पर बहुत अहमियत है, इसको ISS से बाहर स्पेस में निकाल दिया जाता है। मीथेन गैस जो एक तरह का फ्यूल भी है, इससे एनर्जी भी बनाई जा सकती है और हेट भी, लेकिन इसको वेस्ट इस वजह से किया जाता है क्योंकि इसको जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है और ISS पर ऑक्सीजन ही तो है जो सबसे ज्यादा कीमती है। ISS के इस पूरे ऑक्सीजन और वाटर के प्रोसेस पर अगर गौर किया जाए तो ये रिफ्यूलिंग सिस्टम पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि बेशक ये 98% इफिशिएंट तो है, लेकिन फिर भी हर सिस्टम में लॉसेस और लीकेज तो होती ही है। इसीलिए हर 6 महीने या साल के बाद पानी और ऑक्सीजन को जमीन से लाकर ISS में डाला जाता है। ये रिफ्यूलिंग सिस्टम बहुत महंगे होते हैं, जिसमें बस 1 लीटर पानी को 400 किलोमीटर ऊपर ISS तक पहुंचाने का खर्चा $2,500 से भी ज्यादा होता है। 22.5 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स पर इसी तरह ऑक्सीजन बनाना किसी भी तरह से कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। इसके लिए कोई ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो मार्स पर ही मौजूद रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनाए। 2021 में जो नासा का परसेवरेंस रोवर मार्स पर भेजा गया था, इसमें इसी तजुर्बे के लिए एक डिवाइस लगाई गई थी जिसको मोकिसी यानी मार्स ऑक्सीजन 69 एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया है, क्योंकि ISS में तो पानी का सोर्स रिफ्यूलिंग होता है, लेकिन मार्स पर पानी ढूंढने के लिए इसके पूल कैप तक जाना होगा या फिर कई फुट नीचे ड्रिल करके बर्फ निकालनी होगी। इसी वजह से ही मोकिसी मार्स के एटमॉस्फेयर से ही कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके इसमें से ऑक्सीजन बनाता है। कैसे? आसान अल्फाज में समझाया जाए तो मार्स के एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। मोकिसी बाहर के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड पंप करके इसको प्रेशराइज करता है और फिर उसको एक अल्कट्रोलाइजर में डालकर 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। ये अल्कट्रोलाइजर गोल्ड का बना हुआ है, क्योंकि गोल्ड एक एक्सीलेंट हीट कंडक्टर है जो परसेवरेंस के दूसरे पार्ट को गर्मी से बचाता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन गैस के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी पैदा होती है। इसका नुकसान ये है कि अगर इस प्रोसेस में कार्बन बिल्कुल अलग हो गया तो वो कार्बन की एक लेयर भी बना सकता है, जैसा कि कुकिंग पेन के नीचे देखने को मिलती है, और ये लेयर परसेवरेंस को नुकसान पहुंचाने में देर नहीं करेगी। इसी वजह से इस प्रोसेस को बहुत एहतियात से किया जाता है। लेकिन मार्स पर मोकिसी एक वक्त में कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है? इस प्रोसेस में मोकिसी को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसीलिए इसको नासा कभी कभार ही चलाता है जब सोलर पैनल से एनर्जी बच जाती है। अभी तक इसने बस 122 ग्राम ऑक्सीजन ही बनाई है, जो कि एक इंसान को बस 3.5 घंटे तक ही जिंदा रख सकती है। अगर इसी सिस्टम के जरिए मार्स पर ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करनी होगी तो इसके लिए मोकिसी का एक बड़ा वर्जन चाहिए होगा और साथ में इसको चलाने के लिए एक बड़ा पावर प्लांट भी, और यही अभी तक का सबसे बड़ा चैलेंज है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि मोकिसी कार्बन डाइऑक्साइड को पहले कंप्रेसर की मदद से कंप्रेस करता है, फिर इसको 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करता है। इन दोनों प्रोसेसेस के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। इसके लिए साइंटिस्ट एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को कम टेम्परेचर पर ही तोड़ा जा सकेगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करके नहीं, बल्कि उसके अंदर वाइब्रेशन पैदा करके इसमें से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अलग किया जाएगा। फिलहाल इस टेक्नोलॉजी को लैब में टेस्ट किया गया है, लेकिन जमीन के हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये तजर्बा जमीन पर करना मुमकिन नहीं है। लेकिन मार्स का एटमॉस्फेयर इस काम के लिए बिल्कुल ठीक है। टेक्नोलॉजी चाहे कोई भी हो, हमारा टारगेट यही है कि हमें मार्स पर ऐसी चीज को ही इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनानी है जो वहीं पर मौजूद हो, और जो डिवाइस यक ऑक्सीजन बनाएगी इनकी डिपेंडेंसी भी जमीन पर नहीं हो।
क्योंकि ISS तो बस ज़मीन से 400 किलोमीटर दूर है, तो अगर वहाँ का ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम ख़राब हो गया तो एस्ट्रोनॉट्स को वापस ज़मीन पर भेजना इतना बड़ा मसला नहीं है। वो अपने इमरजेंसी सूट पहनकर कुछ घंटों तक रिफ्यूलिंग का इंतज़ार कर सकते हैं और वापस ज़मीन पर भी जा सकते हैं। लेकिन अगर मार्स पर जाने के बाद ऑक्सीजन जनरेशन मशीन में कोई मसला हो गया तो ना ही रिफ्यूलिंग का ऑप्शन होगा और ना ही ज़मीन पर वापस जाना आसान हो पाएगा। उम्मीद है मोहम्मद हसन की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।